हेलो एवरीवन, मैं अवनीत और मैं आज आपके सामने एक नया चैप्टर जिसका नाम है ग्रेविटेशन से लेके आ चुका हूँ। फिजिक्स का ये थर्ड चैप्टर है और हमारे साइंस की बुकलेट का ये 10th चैप्टर रहने वाला है। तो बिना ज्यादा हवा में उड़े चलिए शुरू करते हैं। ग्रेविटेशन चैप्टर का नाम है ग्रेविटेशन और ग्रेविटेशन एक ऐसा कंसेप्ट है, एक ऐसी चीज है जिसके बारे में हम बहुत पहले से हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं। अगर हमें याद नहीं है ग्रेविटेशन क्या होता है तो हम एटलीस्ट ग्रेविटेशन का नाम काफी बार पहले पढ़ चुके होंगे, सुन चुके होंगे, राइट। ग्रेविटेशन, ग्रेविटी, ये सारे नाम से हम काफी ज्यादा फेमिलियर है। तो सबसे पहला हमारा जो पार्ट होगा हम उसकी रिपीटिशन एक बार रिकॉल कर लेते हैं, ग्रेविटेशन क्या होता है। और उसके ऊपर फिर हम मैथमेटिकली भी देखेंगे ग्रेविटेशन का क्या फॉर्मूला होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पर उससे पहले हमें ये जानने की जरूरत है ग्रेविटेशन होता ही क्या है। ठीक है, फोर्स है बेसिकली। ग्रेविटेशन क्या है? एक फोर्स है जो कि हमें किसी भी, जैसे अर्थ है एक बहुत बड़ा प्लेनेट है, ठीक है, तो दो मासेस के बीच में जो फोर्स लगती है, नेचर में एक फोर्स एग्जिस्ट करती है, उसे हम कहते हैं ग्रेविटेशन। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है ग्रेविटेशन इज ऑल्सो अ फोर्स ऑफ नेचर विच एग्जिस्ट ड्यू टू मास। ग्रेविटेशन एक ऐसी फोर्स है नेचर की, नेचर में करती है एग्जिस्ट, हम इंसान बनाते नहीं है, ठीक है। एंड बेसिकली ये जो फोर्स है ये नेचर की एग्जिस्ट करती है और मास की वजह से करती है। मतलब कि अगर कोई बॉडी है जिसका मास है, अगर कोई बॉडी है इसका मास है, इसका मतलब ये होगा कि वो ग्रेविटेशन, अगर कोई बॉडी है जिसका मास m है तो वो उसका मतलब है कि वो ग्रेविटेशन एक्सर्ट कर सकती है या फिर उसके ऊपर ग्रेविटी का फोर्स लग सकता है, ठीक है। और जैसे अगर मेरा मास है तो मेरे ऊपर ग्रेविटी का फोर्स लग सकता है। दुनिया में सिर्फ एक ही ऐसी चीज होती है जिसके ऊपर ग्रेविटी का फोर्स नहीं लगेगा, उससे हम कह सकते हैं कोई ऐसी चीज जिसका मास नहीं होता, कोई ऐसी चीज जिसका मास नहीं होता। इन चीजों के बारे में भी हम 11th के अंदर पढ़ेंगे, पर अभी हमें सिर्फ इतना जानने की जरूरत है कि हमारे पास अगर कोई बॉडी है जिसके ऊपर, जिसका कोई अगर मास है, तो उसके ऊपर ग्रेविटेशन की एक फोर्स हमेशा ऐड करती है फंडामेंटल लेवल। नेक्स्ट हम देखते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है ना, हमारा पहले का ज्ञान था ग्रेविटेशन का, उसे क्वांटिफाई करती है मैथमेटिकल भाषा में। मतलब कि हम पहले ग्रेविटेशन को पढ़ते थे कि यार एक फोर्स होती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हमने थ्योरेटिकली पढ़ लिया है उसको। पर अब हम ग्रेविटेशन को जब हम मैथमेटिकल भाषा में क्वांटिटाइज करते हैं, या फिर हम बोलते हैं कि ग्रेविटेशन के फोर्स है उसके एग्जैक्ट वैल्यू जब हम निकालते हैं, जैसे हमारे पास एफ इजिकल टू एम ए होता था, बिल्कुल वैसे उसके हम एक फोर्स की वैल्यू जब निकालेंगे तब हम बोल पा रहे होंगे कि हमारे पास, हम उसे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं। ये अगेन न्यूटन अंकल ने दिया था। न्यूटन अंकल ने कहा था कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सेज दैट फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, जो हमारे पास ग्रेविटी की फोर्स है किसी भी दो बॉडीज के बीच में, बिटवीन टू बॉडीज, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। मतलब जो दोनों का प्रोडक्ट मास है उन दोनों के प्रोडक्ट कर देंगे। मतलब कि एक का मास है 1, एक का मास है 3, दोनों को कर देंगे मल्टीप्लाई, राइट। 1 इंटू 3 3 हो जाएगा। उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी किसके साथ है? जो स्क्वायर होगा उनके डिस्टेंसेस का। मतलब कि जो डिस्टेंस है जो डिस्टेंस है उनका स्क्वायर करेंगे, उसको फिर हम इनवर्स में ले जाएंगे, मतलब कि डिवाइड कर देंगे, ठीक। उसको हम इनवर्स में ले जाएंगे, डिवाइड कर देंगे। उसी को यहाँ पे लिखने के लिए मैंने ये चीज लिख भी रखी है, जैसे कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 मल्टीप्लाई कर रखा है, मतलब प्रोडक्ट हो गया, राइट। पहली स्टेटमेंट दैट इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, पहली स्टेटमेंट। और दूसरी स्टेटमेंट थी फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, राइट। तो स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस क्या होता है? डी स्क्वायर। अगर मैं डिस्टेंस को डी बोल रहा हूँ तो स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस इज डी स्क्वायर। एंड इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी के लिए हम क्या करते थे, अगर हमें याद नहीं है तो याद करेंगे कि इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी के लिए हम ये साइन यूज करते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और साथ में 1 बाय कर देते हैं, राइट। तो ऐसे अगर एक्स अगर होता तो 1 बाय एक्स स्क्वायर, यहाँ पे डी है तो 1 बाय डी स्क्वायर हो जाता है। तो इसी के लिए मैंने एक डायग्राम भी साथ में तुम्हारे लिए बना दिया है। डायग्राम का कहते हैं कि एक हमारे पास मास है m1, एक हमारे पास मास है m2, ठीक है। एक हमारे पास मास है m1, एक हमारे पास मास है m2। दोनों के बीच का जो फर्क है यार वो d का है, और दोनों का मास m1 m2 रिस्पेक्टिवली है, राइट। तो फिर क्या होगा वो यार, उनका उनका जो फोर्स होगी कितनी आएगी, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू आएगी F इजिकल टू, जो फोर्स है जो ऐड करेगी डिस्टेंस ग्रेविटेशन की वजह से, उसे हम कहते हैं G m1 m2 बाई डी स्क्वायर। G m1 m2 बाई डी स्क्वायर। क्वेश्चन एक और आता है, अरे जी कौन सी भला है, ठीक है। जी के बारे में तुमने पहले पढ़ा नहीं, और जी का भी तुमने नाम भी लिया गया, तो अब नाम लेते हैं, बताते हैं क्या होता है जी। तो जी इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। देखो सिंपल सी बात है, जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी के साथ डील करते हैं तो हम एक चीज साथ में करते हैं कि यार हम जो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन होता है उसे चेंज करने के लिए हम एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर देते हैं, राइट। जैसे अगर हमारे पास एक मैं लगाता है यहाँ पे एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए लगाता है, right? अगर मैं एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए लगाता है जहाँ पे एक्सेलरेशन है ए, तो इसका कांस्टेंट टाइप ऑफ क्या हो जाएगा? एफ इजिकल टू एम में होता था। देखो वैसे ही हमारे पास यहाँ पे अगेन मास वेरी कर सकता है, बट मैं यहाँ पे लेट कर रहा हूँ कि मास कांस्टेंट है। उसी की तरह यहाँ पे फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी m1 m2 बाई डी स्क्वायर, ठीक है। m1 m2 से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, डी स्क्वायर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, तो मैंने उसको इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी के साथ रखा। और इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी जो हमारे पास यहाँ पे जो डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, उसे हटाने के लिए मैंने यहाँ पे कांस्टेंट रिड्यूस कर दिया, राइट।
तो मतलब इसको जब मुझे इसके अंदर कन्वर्ट करना होता है तो मैं साथ में एक जी भी मतलब एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो इससे हम कहते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, जो कि जी है। इसकी एक फिक्स वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, वेरिएबल नहीं होती, राइट। और ये जो वैल्यू है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं इसको, राइट। जो जी है इसका एक बड़ा खास सा नाम है, याद रखेंगे हम इस नाम को। इसका नाम है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या नाम है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। एंड जी के अगेन जैसे मैंने बताया एक फिक्स वैल्यू होती है, तो ये फिक्स वैल्यू उसकी 6.67 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्लस बाई केजी स्क्वायर। G is equal to 6.67 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई केजी स्क्वायर। ये हमारे पास आता है एक्सपेरिमेंट के साथ हमने ये निकाला कि हमारे पास जो G की वैल्यू वो आ रही थी 6.67 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्लस बाई केजी स्क्वायर। क्या हमें ये वाली चीज समझ में आई? क्लियरली आगे होगी। अगर यार मुझे यहाँ पे निकालना है कि मैंने एसआई यूनिट कैसे लिख दी, तो बड़ा आसान सा काम है। मैं क्या करूंगा, यहाँ से जी की वैल्यू निकालूंगा। तो डी को यहाँ पे कर देंगे, डी स्क्वायर को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा एफ डी स्क्वायर, और नीचे ले लेंगे M1 M2, ठीक है, M1 M2। तो अब यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ, यहाँ पे बड़ा आसान सा काम हुआ कि यहाँ पे M1 M2 को मैंने केजी डाल दिया, नीचे केजी स्क्वायर बन जाएगा, और ऊपर जो डी है, जो डिस्टेंस है वो मीटर के अंदर होता है, तो वो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, राइट। एंड फोर्स अगर न्यूटन के अंदर होता है तो वी गेट न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय केजी स्क्वायर, जो कि हमारे पास जी की एसआई यूनिट आती है। दैट इज वेरी सिंपल एंड अगेन समझ आ रही होंगी चीजें। एक बार रिकैप करते हैं हमने क्या देखा। तो हमने ग्रेविटेशन के फोर्स के बारे में देखा, क्या ग्रेविटेशन की फोर्स होती क्या है एंड क्या काम होता है उसका। उसके बाद यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये कहता है कि हमारे पास जो फोर्स होती है वो M1 M2 के बेसिकली M1 M2 के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और जो हमारे पास डिस्टेंस होता है उसके स्क्वायर के इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी में होती है, जिसकी वजह से मैंने एक फॉर्मूला निकाला F इज इक्वल टू जी M1 M2 बाई डी स्क्वायर, जहाँ पे जी इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जहाँ पे जी इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। जी जो होता है हमारे पास उसकी वैल्यू फिक्स्ड है 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय केजी स्क्वायर। तो ये हमारे इस पेज का रिकैप हो गया। आगे आता है इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रेविटेशन, मतलब ग्रेविटेशन हमारी लाइफ में क्या एप्लीकेशन दे रही होती है। तो वी आर हेल्ड ऑन अर्थ अलोंग साइड एटमोस्फेयर, ठीक है। तो यार हम अर्थ पे हैं, हमारा एटमोस्फेयर अर्थ पे है, उसका एक रीजन है ग्रेविटेशन, राइट। हम अर्थ पे मतलब अगर ग्रेविटेशन एग्जिस्ट ना करती तो हम अर्थ से कब के उड़ चुके होते, राइट। सेकंड है हमारे पास है मून अराउंड द अर्थ, ठीक है। मून जो है हमारे पास अर्थ के अराउंड भी ग्रेविटी की वजह से ही घूम रहा है, उसके ग्रेविटेशन पुल है दोनों का एक दूसरे की तरफ, जिसकी वजह से मून जो है वो अर्थ के अराउंड रोटेट कर रहा है। बिल्कुल जैसे मून हमारे अराउंड घूम रहा है, बिल्कुल वैसे यार अर्थ जो है वो सन के अराउंड घूम रही होती है, हम सब जानते हैं वाली चीज, राइट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट यार, जो टाइड्स होती हैं वो मून के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से होती हैं। मतलब जो साइड बेसिकली मून फेस कर रही होती है उस टाइम पे, वहां पे जो वाटर होता है उसके अंदर एक सडन राइज आता है, मतलब थोड़ा सा राइज आता है, और जब वो नीचे जाएगा वापस पानी, तो वहां पे वेव्स काइंड ऑफ क्रिएट हो जाती है, राइट। तो हमें बस इतना ध्यान रखना है कि टाइड्स होती है वो मून के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से ही होती है। तो अगेन ग्रेविटी इन चारों टॉपिक्स के अंदर हमें हेल्प कर रही होती है समझने का। नेक्स्ट हमारे सामने जो टॉपिक आता है उसका नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स बेसिकली इट इज द फोर्स रिक्वायर्ड फॉर एन ऑब्जेक्ट टू रोटेट इन सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r एंड वेलोसिटी v। तो इसके अंदर बेसिक का मतलब क्या है कि यार अगर मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है जिससे मुझे एक सर्कुलर पाथ मतलब गोल 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 चक्कर में घुमाना है अगर, और उसका जो चक्कर है सर्कल है उसका जो रेडियस अगर r हो और उसकी वेलोसिटी जो सर्कल के अंदर वो v हो, ठीक है, उसकी v वेलोसिटी हो, तो अगर ऐसा मुझे करना है तो उसके लिए यार हमें सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत पड़ती है। और एग्जाम्पल इसका ले सकते हैं, जैसे मून हमारे अर्थ के अराउंड सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, राइट। बिल्कुल वैसे ही है, जब मैं एक पत्थर को अगर अपने टाई कर दूंगा एक थ्रेड से, उसको घुमाऊंगा ऐसे ऐसे, तो बिल्कुल वैसे वो भी यार हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स के थ्रू ही क्या करेगा, रोटेट करेगा। थॉर का जब हैमर अपना घुमाता है, राइट, वो अपना हैमर को जब स्विंग करता है, तो वहां पे भी क्या होता है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स लगाता है अंदर की तरफ, ताकि वो जो फोर्स है बेसिकली जो हैमर है वो रोटेट करना शुरू हो जाएगा, राइट। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि ऑल्सो एफ सेंट्रीपिटल इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। ये वैसे मैंने एक्स्ट्रा बता दिया, पर तुम इसको देख सकते हो, तुम्हें बाद में कभी हेल्प कर सकता है, राइट। तो एफ की जो वैल्यू होती है वो एम वी स्क्वायर बाय आर होती है, फॉर्मूला होता है, तुम इसको याद कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे सामने एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जिसका नाम है फ्री फॉल। और फ्री फॉल एक बड़ी अच्छी कंडीशन होती है, साइंटिफिकली काफी अमेजिंग कंडीशन है। फ्री फॉल बेसिकली एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे एनी ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रीली टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अ प्लैनेट, ठीक है। जब यार कोई ऑब्जेक्ट होता है जब वो सेंटर ऑफ द प्लैनेट के टुवर्ड्स गिरता है, ठीक है, फॉल करता है, तो हम उसे फ्री फॉल कहते हैं। क्या हमें चीज समझ में आ रही कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट है एक से प्लैनेट ऑफ जब भी कोई ऑब्जेक्ट है जो कि प्लैनेट के सेंटर की तरफ मूव कर रहा है, मतलब हमारे केस में डाउनवर्ड जा रहा है अगेन, राइट, तो फिर हम उसे क्या कहते हैं कि यार वो फ्री फॉल कर रहा होता है, और उसके ऊपर कोई भी अगेन अलग अलग एक्सटर्नल और फोर्स नहीं होनी चाहिए, सिर्फ ग्रेविटी ही वर्क करनी चाहिए। और ऑफ कोर्स यहाँ पे साथ में मैं लिख भी दिया था, ड्यू टू पुल ऑफ ग्रेविटेशन दस देयर इज एन एक्सेलरेशन ऑन द बॉडी। तो अगेन ऑब्वियसली बात है, नीचे एक फोर्स लग रही होगी ग्रेविटेशन की, तो अगर फोर्स है तो ऑब्वियसली बात है वहां पे एक एक्सेलरेशन भी क्रिएट हो जाएगी। अगर फोर्स है तो वहां पे एक एक्सेलरेशन भी क्रिएट हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि एफ इजिकल टू एम होता है ना, एफ इजिकल टू एम में होता है। अगर एफ की कुछ वैल्यू है तो ऑब्वियसली बात है ए की भी कुछ वैल्यू होगी, जो कि एफ बाई एम हो जाएगी। दस वी कॉल
उस एक्सेलरेशन का हमने एक नाम देते हैं, उस एक्सेलरेशन को हम एक नाम दे देते हैं। जैसे हमारे पास कोई भी जनरल एक्सेलरेशन होती है तो मैं उसे ए बोलता हूँ। जब भी ग्रेविटी की वजह से या ग्रेविटेशन की वजह से जब एक्सेलरेशन क्रिएट होती है तो मैं उसे जी बोलता हूँ, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी, या फिर बोल सकते हो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हमेशा हम क्या बोलते हैं, जी बोलते हैं, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम क्या बोलते हैं, जी बोलते हैं। यहाँ पे बेसिकली क्या करना है कि यहाँ पे इन जनरल हमारे पास एफ इजिकल टू एम ए होता था। जब मैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी की बात करूंगा तो क्या होगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अंदर एम जी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगेन फोर्स ऑफ ग्रेविटी एफ जी मैंने लिखा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं कर, एफ जी इज इक्वल टू एम जी आएगा, ठीक है। बस क्या करें, यहाँ पे एक्सेलरेशन की जगह मैं यहाँ पे जी डाल दूंगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता दिया कि यहाँ पे एक्सेलरेशन जी की इक्वल है। एक्सेलरेशन किसकी इक्वल है, जी की इक्वल होती है फॉर ग्रेविटी। और इसको अगर मैं निकालना चाहूँ कि जी की कितनी वैल्यू आती है, तो इसका प्रूफ हम करके दिखाते हैं कि वी नो ग्रेविटेशन की जो फोर्स होगी किसी प्लैनेट पे अगर मैं हूँ तो कितनी आएगी। देखो सिंपल सा लॉजिक है कि अगर मैं ये हमारे पास अर्थ है, ठीक है, लेट करते हैं हमारे पास कोई प्लैनेट है जिसका मास है एम और उसका रेडियस है आर, और अगर मैं उसकी सरफेस पे खड़ा हूँ, ठीक है, अगर ऐसा है हमारे पास, तो फिर मैं क्या करूंगा यार, कुछ नहीं करना था। हमारे पास जो ग्रेविटेशन का जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो कहता है कि हमारे पास फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो होगी वो इक्वल होगी जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, मास ऑफ अर्थ को मैं m1 ले रहा हूँ और m2 में किसको ले रहा हूँ, अपने खुद के मास को ले रहा हूँ, राइट। m1 m2, ये क्या m1 m2, जहाँ पे एक है हमारे पास अर्थ का मास, दूसरा है हमारे पास मेरा मास, और मैं डिवाइड करूंगा डिस्टेंस ऑफ सेंटर का स्क्वायर, राइट। तो हमारे पास ये और इसका, ऑब्वियस सी बात है मेरे और जो सर्वे, ऑब्वियस सी बात है मेरा और जो अर्थ का सेंटर है उसके बीच में कितना डिस्टेंस है, तो वो आर का डिस्टेंस है। तो मैं डिस्टेंस का स्क्वायर लूंगा, दैट इज आर स्क्वायर कर दूंगा, राइट। तो हमारे पास क्या आता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज इक्वल टू जी एम एम बाय आर स्क्वायर, जी बड़ा एम इंटू छोटा एम बाय आर स्क्वायर आता है। और अगर मैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी की, मैंने जैसे ऊपर लिखा था अभी कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी कितनी आती है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज इक्वल टू एम जी, ठीक है, एम जी आती है। एम जी इज इक्वल टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी है, और हमारे पास फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, हमारे पास यहाँ पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो जी एम एम बाय आर स्क्वायर भी है। तो ऑल वी कैन डू इज हम दोनों को इक्वेट कर देते हैं, ऑल वी कैन डू इज हम दोनों को इक्वेट कर देते हैं। तो वी गेट जी एम एम बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी। क्लियरली यार, हमारे पास एम एम तो साथ में कट गए, तो व्हाट वी गेट इज जी इज इक्वल टू, ये आता है जी की वैल्यू जो एक्सेलरेशन है हमारे पास ड्यू टू ग्रेविटी, इट्स इक्वल टू जी एम बाय आर स्क्वायर, ठीक है, जी एम बाय आर स्क्वायर, वेयर एम अगेन यहाँ पे लिख दिया मैं यहाँ साथ में चीजें कि एम इज द मास ऑफ द प्लेनेट, आर इज द रेडियस ऑफ द प्लेनेट, जी की वैल्यू अगेन फिक्स्ड है 6.67 10 टू द पावर माइनस 11, एंड एम जो है हमारे पास मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है। तो मैंने सारे के सारे वेरिएबल भी यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। ऑल्सो कभी कभी क्या हो सकता है ना कि हमें दे रखा हो कि डेंसिटी और वॉल्यूम गिवन होती है, तो उसके टर्म्स में भी निकालना पड़ता है। तो हम सब जानते हैं मास हमारे पास क्या होता है, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, और तुम बोल सकते हो डेंसिटी हमारे पास मास बाय वॉल्यूम होती थी, राइट, यही चीज होती थी। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, वॉल्यूम की मैं वैल्यू डाल दूँ। वॉल्यूम हम सब जानते हैं, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। 4/3 पाई आर क्यूब हमारे पास क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर होता है। तो मैं यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर की वैल्यू डालूंगा 4/3 पाई आर क्यूब मल्टीप्लाई बाय रो, इसको हम लिख देंगे एम के ऊपर। और जब हम इसकी वैल्यू एम की वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे, पुट कर देंगे, तो व्हाट वी गेट इज जी रो 4/3 पाई आर, यहाँ पे आर क्यूब और आर स्क्वायर कट के अगेन एक आर ही बच जाएगा। तो यहाँ पे कौन से केस के अंदर ये काम आएगा, पहले वाले फॉर्मूला तब काम आएगा जब हमारे पास मास जो है वो फिक्स है, अगर गिवन है ऑलरेडी कि मास सेम मास है अर्थ का या कोई भी प्लैनेट का, दो प्लैनेट्स है जिनका मास सेम है। और दूसरा केस तब है जब बोल रखे कि डेंसिटी दोनों प्लैनेट्स की सेम है, तो इसके अंदर हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे डेंसिटी वाले के अंदर, और अगर मास सेम है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। एंड अगर हमने जी की डिस्कशन कर ही ली है तो फिर हम जी ऑन अर्थ के ऊपर भी बात कर सकते हैं, राइट। तो जी ऑन अर्थ क्या होता है, अर्थ के ऊपर जी की क्या वैल्यू है उसके ऊपर बात करते हैं। तो यार सिंपल सा लॉजिक है, हमारे पास एक फॉर्मूला था जी एम बाय आर स्क्वायर, हमारे पास जी की वैल्यू आती थी, ठीक है, स्मॉल जी की वैल्यू बिग जी मल्टीप्लाई बाय एम बाय आर स्क्वायर आती थी, राइट। तो हमें सबसे पहले चीज यार ये चीज पता थी, एक वैल्यू है हमें याद करनी है, याद भी नहीं करनी है, हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होती है कि मास ऑफ अर्थ इज 6 × 10⁻24 kg, एंड आर ई जो हमारे पास रेडियस ऑफ अर्थ है वो 6.4 × 10⁻6 मीटर होता है। तो ये दोनों वैल्यूज कर हम यहाँ पे पुट करते हैं जी अर्थ के अंदर, तो व्हाट वी गेट इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर हम कभी कभी क्वेश्चंस के लिए इसको अप्रोक्सीमेट करके 10 भी ले लेते हैं, राइट। तो हमें ये वाली वैल्यू याद रखनी होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या फिर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब भी हम क्वेश्चन करेंगे पेपर के अंदर है जहाँ पे जी की वैल्यू रिक्वायर्ड होगी ड्यू टू अर्थ, ठीक है, जो अर्थ की ग्रेविटेशन पुल है उसकी जी की वैल्यू रिक्वायर्ड होगी, तो वी विल पुट इट एज जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा 9.8 या फिर 10, दोनों में से कोई एक गिवन होगा, तो हमें उसको पुट करके आंसर निकालना होता है। अगर कुछ नहीं गिवन तो हम 9.8 लेट करते हैं क्योंकि वो मोर एक्यूरेट वैल्यू होती है। 10 की जो वैल्यू है वो थोड़ी हम लेट करते हैं, पर अगेन इससे हमारी सारी की सारी कैलकुलेशन काफी आसान हो जाती है। एक और हमें चीज ध्यान रखने की जरूरत है थोड़ी सी कि हमारे पास अर्थ एग्जैक्ट स्पेयर नहीं है, ठीक है, एक अर्थ जो है वो एग्जैक्ट स्पेयर नहीं होता है। थोड़ा यहाँ पे ना क्या होता है कि यहाँ पे एक ऐसा लगा, ऐसा करो कि यार एक पूरी फुटबॉल लो और फुटबॉल पे थोड़ा प्रेशर लगा के ना उसे इस साइड से थोड़ा लंबा कर दो और इस साइड से थोड़ा छोटा, ठीक है, मतलब यहाँ से
फ्लैट कर दो और यहाँ से थोड़ा लंबा कर दो, राइट। तो ऐसी कुछ अर्थ होती है, राइट। तो हमारे पास स्फेयर नहीं है एग्जैक्टली, थोड़ी मतलब हमारे पास इक्वेटर का जो रेडियस होता है अर्थ का, वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू पोल्स, ठीक है। जैसे हमारे पास अंडा होता है, ओवल टाइप का होता है ना, जो ऊपर से थोड़ा फ्लैट, यहाँ से कम होता है, यहाँ से ज्यादा होता है। तो बिल्कुल ऐसा ही अर्थ का कुछ शेप थोड़ी आती है। तो इसलिए यहाँ पे जो हमारे पास रेडियस ऑफ इक्वेटर है वो मोर देन रेडियस ऑफ पोल होता है, ठीक है। रेडियस ऑफ इक्वेटर रेडियस ऑफ पोल से बड़ा होता है, जिसके चलते हम सब जानते हैं कि जो जी है, जी क्या हो रहा था, वो होता था भाई जी एम बाई आर स्क्वायर होता था, राइट। तो इसी के चलते हमारे पास जो जी की वैल्यू है वो इक्वेटर्स पे कम होती है एज कम्पेयर टू पोल पे। क्यों? क्योंकि हमारे पास रेडियस इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी के अंदर है, तो रेडियस जिसका बड़ा होगा जी उसमें छोटा होगा, राइट। तो जी ऑफ इक्वेटर इज लेस देन जी ऑफ पोल, एज क्योंकि हमारे पास आर ऑफ इक्वेटर जो है वो आर ऑफ पोल से ज्यादा है। तो इसी रीजन की वजह से हमारे पास जो जी है वो कम होता है एज कम्पेयर टू जी ऑफ पोल। इसी के साथ आज की ये छोटी सी वीडियो खत्म करता है। होप यू लाइक्ड इट एंड आई सपोज कि यार तुम्हें चीज़ समझ आ रही होगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सारे के सारे टाइप क्वेश्चंस भी ले रहे होंगे कि हमारा अगर फ्री फॉल होता है तो उस पर काफ़ी सारे वेराइटी ऑफ क्वेश्चन बन जाते हैं, उन्हें हम देख रहे होंगे। नीचे तो मैं क्वेश्चन देखते ही रहा हो, तो उसके टेंशन मतलब हम उसको करेंगे, क्वेश्चन भी मैं तुम्हें बता दूंगा। आज की क्लास को रिवाइज करें, थ्योरेटिकल क्लास थी तो चीज़ों को समझने पर ज़्यादा फोकस रखें। इसी तरह चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना अगर तुम्हें वीडियो पसंद आ रही है। टाटा बाय बाय, चलता हूँ, शब्बा खैर।